साथियों नमस्कार। आज हम हिंदी का जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है वीर गाथा काल। वीर गाथा काल को पहले भी बताया था हमने पूर्व की वीडियो में कि इसके अन्य नाम भी हैं। आदिकाल भी कहा जाता है। आदिकाल कहा जाता है इसलिए कि आदि मतलब होता है प्रारंभ, और वीर गाथा इसलिए कि इसमें वीरतापूर्ण बहुत सारे काव्यों का सृजन हुआ। आज बात करने वाले हैं वीर गाथा काल की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो साथियों, वीर गाथा काल की जो विशेषताएं हैं उनमें सबसे पहले बात की जाए जो इसका नाम वीर गाथा काल है, जिसके कारण जितने भी उस समय की काव्य ग्रंथ हैं, काव्य कृतियाँ हैं, उनमें युद्धों का सजीव वर्णन किया गया। चाहे वो कोई सी भी रचना हो, पृथ्वीराज रासो हो या परमाल रासो हो, इस तरह की जो भी रचनाएं हैं उनमें युद्धों का वर्णन है। आलखंड के बारे में कहा जाता है, उसमें 52 लड़ाइयों का जिक्र है। तो हम कह सकते हैं कि युद्धों का सजीव वर्णन इस काल में होता था, आदिकाल में। इसके बाद एक और भी विशेषता थी, जैसे कह सकते हैं कि रासो काव्यों की अधिकांशतः जो रचनाएं हैं उनके नाम के पीछे रासो लगा होता था। उदाहरण के लिए बीसल देव रासो, परमाल रासो या पृथ्वीराज रासो, इस तरह रासो पीछे लिखा हुआ आता था। तो ये कह सकते हैं बहुत सारे समीक्षकों ने, विद्वानों ने आदिकाल को रासो काल भी कहा है और रासो काव्यों की अधिकता रही है। अब जो एक बहुत बड़ी बात थी उस समय, चूँकि भारत में देश पूरा छोटे छोटे राजा होते थे, छोटी छोटी स्टेट होती थी, मतलब कहना चाहिए बृहत राष्ट्रवाद नहीं था, छोटे छोटे राज्य थे, उन्हें ही वो अपना जो समझते थे कि राज्य है, और वहाँ का राजा जो है अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करता था। तो जो दरबारी कवि थे, उस समय भी दरबारी कवियों की प्रथा थी। हम जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई थे, या राजा परमार देव के दरबारी कवि जगनिक थे। तो ये जो दरबारी कवि होते थे वो राजाओं की प्रशंसा करते थे, उन्हें खुश करते थे। तो आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा किया करते थे। तो ये भी एक विशेषता है कि आश्रयदाता राजाओं की इस काल के कवियों ने प्रशंसा की। जिसके दरबार में रहते थे, जिसके राज्य में रहते थे, उसकी प्रशंसा करते थे। और अगली विशेषता जो है, कह सकते हैं कि राज आश्रित कवि वही कवि जो राजा की प्रशंसा करते थे, वो राज आश्रित होते थे, और इसी कारण उनके द्वारा जो सृजित काव्य है उसमें अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन हो गया। राजा की प्रशंसा इतनी ज़्यादा कर देते थे, इतनी अधिक कर देते थे कि कई बार ऐसा लगता था कि राजा का स्वरूप मानवीय ना होकर दैवीय स्वरूप हो, उसकी तुलना देवी देवताओं से कर देते थे, जो उससे प्रतीत हो जाता था कि अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। यहाँ पर यह भी लगता था, ऐसा मालूम होता है कि राजा को प्रसन्न करने के लिए ये जो राजकवि होते थे, दरबारी कवि होते थे, इन्हें बहुत अच्छा पुरस्कार मिल जाता था राजा को खुश करके, राजा की तारीफ करके, राजा की प्रशंसा करके। तो इस तरह से ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी आदिकाल में, मतलब वीरगाथा काल में हुआ है। अच्छा, चूंकि जब अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन होता था, राजा को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए राजकवि अपना काव्य का सृजन करते थे, तो ऐसी स्थिति में कई काल्पनिक युद्धों का भी वर्णन कर दिया, और ऐतिहासिकता का और प्रामाणिकता का अभाव हो गया। इस समय की बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं जिनमें ऐतिहासिकता का और प्रामाणिकता का अभाव है। कई युद्ध भी काल्पनिक हैं, जो युद्ध हुए ही नहीं है उनका वर्णन भी है, और ये सिर्फ इसलिए हुआ कि कवि जो हैं वो राज आश्रित होते थे। एक चीज़ मैंने जो अभी पहले बताई थी, जब हम बात कर रहे थे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की, तभी बात हुई थी संकीर्ण राष्ट्रवाद था। चूँकि ये संपूर्ण जो राष्ट्र है भारतवर्ष, वो संपूर्ण राष्ट्र कई छोटे छोटे राज्यों में बटा था, छोटे छोटे राज्य, और वहाँ का स्वामी, वहाँ का राजा जो होता था, वो अपने जिस क्षेत्र का राजा होता था उसे ही राष्ट्र मान लेता था, देश मान लेता था। और इस कारण हमारी जो राष्ट्रीयता है वो विघटित थी, टूटी फूटी थी, क्योंकि हम आपस में ही लड़ते रहे। और यही कारण रहा कि उस दौर में, जब 993 से लगभग मानते हैं ईस्वी से 1318 ईस्वी तक, उस समय बहुत आक्रमण हुए। सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो हुए हैं वो महमूद गजनवी और मोहम्मद घोरी के आक्रमण हुए, उसी दौर में हुए। और ये संकीर्ण राष्ट्रीयता के कारण ही ऐसा हुआ, नहीं तो सारे राज्य जो थे छोटे छोटे, वो इकट्ठे होते, एक साथ करके युद्ध करते, तो ये छोटे छोटे आक्रमणकारी देश में किसी तरह से भी ना घुस पाते।
आपको पता हो कि खुद महमूद गजनवी ने जो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था, बहुत सारे आक्रमण किया और जीतता गया। और इसी तरह मोहम्मद गोरी ने भी 1178 में पहला आक्रमण किया था और इसके बाद 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ और 1192 में पृथ्वीराज चौहान को उसने पराजित कर दिया था। अगर यही राष्ट्रीयता, हमारी संपूर्ण राष्ट्रवाद की भावना होती तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। इसके बाद आदिकाल या वीरगाथा काल का साहित्य है, जो इसका बहुत बड़ा दोष भी है कि सामाजिक परिवेश का जिक्र कहीं पर भी नहीं है। सामाजिक परिवेश का वर्णन नहीं है कि लोग निर्धन थे, छुआछूत की समस्या थी या गरीब थे, उनका जीवन स्तर क्या था, इसका साहित्य में कहीं पर भी वर्णन नहीं आया। तो आदिकाल या वीरगाथा काल जिसे कहते हैं, रासो काल भी कहते हैं, कुछ लोग श्रृंगार काल भी कहते हैं इसे। हालांकि श्रृंगार काल रीतिकाल को भी कहा जाता है, लेकिन जब राजा युद्ध के समय होता था तो ये कभी युद्ध का वर्णन करते थे, लेकिन जब राजा फुर्सत के क्षणों में होता था तब ये नायिका के सौंदर्य, यहाँ पर भी राजा को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगारिक बातें कभी लिखते थे, करते थे और राजा को रिझाने का प्रयास करते थे। तो ये जो है ना, उस दौर के यदि हम लोग बात करें कि प्रमुख रचनाएं कौन सी थीं, तो इस समय की जो प्रमुख रचना है वो है पृथ्वीराज रासो और उनके पृथ्वीराज चौहान के मित्र और दरबारी कवि चंद्रबरदाई, जिन्हें चंद कवि के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने लिखी आलखंड, जैसे परमाल रासो के नाम से जानते हैं, वो जगनिक जो उनके दरबारी कवि थे और योद्धा भी थे, तो उनका सृजन है। और इसके बाद इस युग की एक विशेषता और भी रही, जो कवि थे उनका कलम के साथ साथ तलवार पर भी पूरा हक होता था, अधिकार होता था। बीसलदेव चौहान, बीसलदेव रासो जो है वो नरपत नाल्ल नाम के कवि ने लिखा और बीसलदेव चौहान जो अजमेर के राजा थे उनके बारे में वर्णन है। और इस तरह से जो रचनाएं हैं, बहुत सारी रचनाएं और ये विशेषताएं वीरगाथा काल की हैं, जिन पे हम लोगों ने चर्चा की। वीरगाथा काल की रचनाओं के बारे में यदि हम समरी करें तो सारांश रूप में कहें तो ये है कि युद्धों का सजीव वर्णन, रासो काव्यों की अधिकता, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा और राजा आश्रित कवि अतिशयोक्तपूर्ण वर्णन और ऐतिहासिकता का सर्वथा अभाव रहा, प्रमाणिकता का अभाव रहा और संकीर्ण राष्ट्रवाद की भावना थी, सामाजिक परिवेश की उपेक्षा की कवियों ने। तो साथियों, ये थी वीरगाथा काल की विशेषताएं। और प्रमुख कवियों की बात करेंगे तो वही चंद्रबरदाई, जगनिक, नरपत नाल और विद्यापति, ये कवि प्रमुख कवि हैं।